हम पार्ट 1 में एंशिएंट इंडिया आर.एस. शर्मा चैप्टर 3 के फर्स्ट पेज को रीड कर चुके थे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप ये वीडियो देखें तब आर.एस. शर्मा का या तो पीडीएफ या बुक को ओपन करें। जो भी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी वो थोड़ी सी अलग इंटरेस्टिंग होगी एंड जो भी बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है उससे ज़्यादा होगी। पर अगर आप साइमल्टेनियस बुक को पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। नाउ दिस इज पेज सेकंड जिसमें कि मैप है, आप इसको खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। और अभी आई एम कमिंग टू द पेज नंबर थर्ड ऑफ चैप्टर थर्ड। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां एंशिएंट इंडिया की ज्योग्राफी, ट्रेड, पॉलिटिक्स और कल्चर आपस में इंटर हैं। ये कोई सिंपल ज्योग्राफी लेसन नहीं होगा या सिंपल हिस्ट्री नहीं होगा, बल्कि हम समझेंगे कि कैसे हिमालय की तराई से लेकर सिंधु गंगा के मैदानों तक और नदियों के किनारे, बड़े शहरों से लेकर एनवायरमेंटल चैलेंजेस तक हर एस्पेक्ट से हमारी हिस्ट्री को हम शेप किया। शुरू करते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालय से। अब आप मेरे साथ इमेजिन कीजिए, बहुत समय पहले जब हिमालय के फुट हिल्स यानी तराई का इलाका डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, डेंस जंगल्स से ढका हुआ था, तब यहाँ पर बसना बहुत ही चैलेंजिंग था, वहां पे रहना बहुत ही चैलेंजिंग था, सेटल्ड होना। अर्ली सेटलर्स के लिए ये इलाका डेंस फॉरेस्ट की वजह से इनिशियली काफी इनएक्सेसिबल था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और धीरे धीरे लोग छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करके क्लियरेंस करते गए, जंगल को काटते गए, तराई के ये इलाके सेटल होने लगे। सबसे पहले स्टोन और कॉपर टूल्स का इस्तेमाल हुआ जिनसे क्लियरिंग की शुरुआत हुई। फिर जब आयरन एज आई तब आयरन टूल्स ने इस प्रोसेस को काफी फास्ट कर दिया, जिससे बड़े बड़े इलाकों को क्लियर करना बहुत इजी हो गया और जिससे सिविलाइजेशन भी एक्सपांड होने लगी। आयरन टूल्स ने लोगों को न सिर्फ फॉरेस्ट क्लियरिंग में मदद की बल्कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज किया, क्योंकि हार्डर सॉइल जो पहले इतनी एक्सेसिबल नहीं थी अब कल्टीवेबल हो गई। इस तरह से जो एरिया पहले डेंस फॉरेस्ट के कारण बंजर था वो फर्टाइल प्लेन्स में बदलने लगा और इसे तराई रीजन का नाम दिया गया। यहाँ के लोग हिमालयाज की प्रोटेक्शन में रहते थे और प्लेन्स के मुकाबले यहाँ का क्लाइमेट भी ज्यादा कंड्यूसिव था। इस रीजन में रहने वाले धीरे धीरे अपने सेटलमेंट्स को ईस्ट और वेस्ट की तरफ एक्सपांड करने लगे। इन तराई क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां जैसे घाघर, गंडक, कोसी ने इन क्षेत्रों की फर्टिलिटी को और भी बूस्ट किया, जिससे अर्ली एग्रीकल्चरल सोसाइटीज डेवलप हुई। नाउ इंडस एंड गंगेटिक प्लेन्स। अब बात करते हैं इंडिया के दिल यानी इंडस गैंगेटिक प्लेन्स की। यह रीजन सबसे फर्टाइल प्लेन्स में से एक माना जाता है और यही कारण था कि यहाँ पर कई महान सभ्यताएं डेवलप हुई। यहाँ के लोग प्राइमरली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे और सिंधु तथा गंगा जैसी नदियां उनके जीवन का बेस थी। इन्हीं प्लेन्स में बसे हुए लोग एग्रीकल्चर में इतने एफिशिएंट थे कि वे न केवल जरूरतें पूरी करते बल्कि सरप्लस प्रोडक्शन भी करते थे। इसी सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर सिटीज का इमरजेंस हुआ, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो। ये सिटीज वेल प्लान थी और यहाँ के लोग आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग में बहुत एडवांस थे। यहाँ की रिवर्स सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी बल्कि ये ट्रेड एंड कम्युनिकेशन का भी जरिया थी। यहाँ बसे हुए लोग रिवर्स का इस्तेमाल ट्रेड रूट्स के रूप में करते थे, जिससे उनके गुड्स मेसोपोटामिया जिससे उनके गुड्स मेसोपोटामिया तक पहुंचते थे। इस तरह इंडस गैंगेटिक प्लेन्स न केवल एग्रीकल्चर सेंटर बने बल्कि ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का भी
मेन सेंटर बने। रिवर्स, लाइफ लाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब बात करते हैं उन नदियों की जो उस समय की लाइफ लाइन्स थी। इमेजिन कीजिए, अगर आपको कहीं जाना है और सड़कों का कोई प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, तो नदियां ही आपका प्राइमरी रूट बन जाएंगी। यही कारण था कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इन यही कारण था कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां एंशिएंट इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। रिवर को तो अशोका, जो मौर्यन एम्पायर के एक महान सम्राट हुए, उन्होंने भी इन रिवर्स का स्ट्रेटेजिक यूज किया। उन्होंने रिवर्स के किनारे बड़े बड़े स्टोन पिलर्स बनवाए जिन पर इंस्क्रिप्शन लिखी गई। ये इंस्क्रिप्शंस उनकी मोरल टीचिंग थी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को डिसेमिनेट करने का एक तरीका थी। इस तरह के रिवर्स ने न केवल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट किया, बल्कि कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज को भी स्प्रेड किया। इंडस गैंगेटिक प्लेन्स के साथ साथ एंशिएंट इंडिया की बड़े बड़े सिटीज का भी इमरजेंस हुआ, जैसे पाटलिपुत्र, जो कि मौर्यन और गुप्ता एम्पायर की कैपिटल थी। यह सिटी नदियों के किनारे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड थी ताकि ट्रेड और डिफेंस दोनों ही एफिशिएंटली मैनेज हो सके। पाटलिपुत्र में आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग का एक नया मॉडल डेवलप हुआ। यहाँ पर वाइड स्ट्रीट, पैलेटाइल बिल्डिंग्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वेल डेवलप्ड थे। यह सिटी न केवल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, बल्कि रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी जानी जाती थी। वाराणसी वाराणसी जैसे शहर जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं, रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स के लिए, टेम्पल्स के लिए, घाट्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट हब है। अब बात करते हैं रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स की। एंशिएंट इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में पॉलिटिकल डायनामिक लार्जली उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर डिपेंड करती थी। फॉर एग्जाम्पल, कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, एक बहुत ही पावरफुल मैरीटाइम स्टेट था। इसका कोस्टल लोकेशन इसे साउथ ईस्ट एशिया के साथ रूट ट्रेड रूट में मदद करता था ट्रेड में मदद करता था। अशोका और कलिंगा का फेमस वॉर 261 BCE उस समय का एक टर्निंग पॉइंट था। इस युद्ध ने न केवल कलिंगा को पॉलिटिकली वीक कर दिया, बल्कि अशोका की पूरी लाइफ और गवर्नेंस फिलॉसफी को बदल दिया। इस वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया और धम्मा का प्रचार किया, जिससे पूरे सब कॉन्टिनेंट में पीस और मोरालिटी का मैसेज मिला। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये कोस्टल सिटीज भी बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। इन सिटीज ने साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर और कल्चरल ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस किया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ उनके मैरीटाइम ट्रेड रिलेशंस को भी यूनिक कल्चरल ब्लेंड किया। एंशिएंट इंडिया सिविलाइजेशन में हमेशा एनवायरमेंटल चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन लार्जली एनवायरमेंटल चैलेंजेस की वजह से हुआ, लेकिन इन चैलेंजेस का सामना उन सब सिविलाइजेशन ने किया और अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज डेवलप की, जैसे कि राजस्थान के एरिड रीजन में बनाए गए स्टेपवेल, जिन्हें बावली भी कहा जाता है। इनका डिजाइन वाटर कंजर्वेशन एंड सोशल गैदरिंग के लिए किया जाता था। ये स्ट्रक्चर्स न केवल प्रैक्टिकल थे, बल्कि आर्किटेक्चरल मार्वल भी थे। सो यह था एक ऐसा सफर जहां हमने देखा कि एंशिएंट इंडिया की ज्योग्राफी केवल फिजिकल लैंडस्केप नहीं है, बल्कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसने पॉलिटिकल पावर, कल्चरल आइडेंटिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी शेप किया। हिमालयस की प्रोटेक्टिव एम्बारेज से लेकर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की फर्टाइल फील्ड तक और रिवर साइड सिटीज से लेकर एनवायरमेंटल चैलेंज तक, हर फैक्टर ने एंशिएंट इंडिया सिविलाइजेशन को एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। Thank you.